अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब कुछ दिन तक अपना प्रोग्राम नहीं कर सकेंगे, इसलिए इस प्रोग्राम की जिम्मेदारी मुझ पर। आज आमदन से ज़ायद असातिज़ात केस में एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ नैब में पेश नहीं हुए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की जानब से भेजे गए जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए 4 मई को दोपहर 12 बजे नैब की टीम के सामने उन्हें दोबारा पेश होने का एक और नोटिस पेश कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब के मुताबिक शहबाज शरीफ कैंसर सर्जरी से गुजर चुके हैं, जिसके नतीजे में उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत कम हो चुकी है और वो कोरोना से मुतासर हो सकते हैं। मौजूदा हालात में शहबाज शरीफ की ज़िंदगी ख़तरे में है और इसको मज़ीद ख़तरे में ना डाला जाए। नैब मज़ीद सवालात पूछना चाहे तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पूछ सकती है। उन्होंने स्काइप का कोड भी उनको भिजवा दिया। दूसरी जानब वज़ीर आज़म की मुआवनीन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने अपने बयान में कहा है कि नून लीगी क़यादत कौल फेल के तज़ाद की जिंदा मिसाल है। शहबाज शरीफ कोरोना के डर से नैब की तहकीकाती टीम को जवाब देने को तैयार नहीं, लेकिन सैकड़ों पार्लियामेंटेरियंस की मौजूदगी में इजलास तलब करने पर बज़िद हैं। अपोजिशन मसाजिद खुलने पर एतराज़ करती है, लेकिन पार्लियामेंट खोलने के लिए बेताब है। अवाम उनके दोगलेपन से बेजार हैं। अब सवाल यह है कि क्या शहबाज शरीफ कोरोना वायरस के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ पूरी कौम को 25 अप्रैल को आटा चीनी बहरान की फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है, जो अब कहा जा रहा है शायद लेट भी हो सकती है। दूसरी जानब तहकीकाती कमीशन में चीनी माफिया के जासूस के पकड़े जाने और मुअत्तल किए जाने की खबरें भी सामने आ रही हैं। मुस्लिम लीग नून के नज़दीक आटे और चीनी बहरान पर नैब इंक्वायरी का मकसद वज़ीर आज़म को बचाना है। अब सवाल यह है कि क्या आटा चीनी और पावर सेक्टर माफिया का एहतसाब होगा, क्या किसी किस्म की रिकवरी का कोई इम्कान मौजूद है। कोरोना वायरस की सूरत हाल की बात की जाए तो सूरत हाल रोज़ ब रोज़ बिगड़ती दिखाई दे रही है। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक आज सबसे ज़्यादा केसेस सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद कराची की है। सिंध की वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पिचोहो के मुताबिक मई के महीने में कोरोना केसेस इजाफे के एतबार से अपनी बुलंदी पर होंगे। आज सीनियर डॉक्टर्स ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने हालात की संगीनी बयान करते हुए सख्त लॉकडाउन और मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी का मुतालबा किया है। आज कराची के ताजरों ने भी दुकानें खोलने की कोशिश की, जिस पर चंद ताजरों को गिरफ्तार भी किया गया। अब ऐसी सूरत हाल में क्या लॉकडाउन में नरमी की ज़रूरत है या सख्ती की ज़रूरत है। सवाल तो ये भी अहम है कि क्या हुकूमत मसाजिद खोलने के मामले पर नज़रसानी करेगी, क्या उसको करनी पड़ेगी इस पर नज़रसानी। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दानियाल चौधरी हमें वाया वीडियो लिंक ज्वाइन कर रहे हैं, और सेनेटर मिर्ज़ा आफरीदी रहनुमा तहरीक इंसाफ है और चेयरमैन सेनेट कमेटी बराए तिजारत भी हैं, वो भी हमें बजरिया वीडियो लिंक ज्वाइन कर रहे हैं। कोशिश तो हमारी सबकी ये होती है कि स्टूडियो के अंदर हों तो ज़्यादा बेहतर गपशप हो सकती है, लेकिन क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग है तो उसकी वजह से हम वीडियो लिंक के ज़रिए आज शो कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, पहले तो आपके पास भी आऊँगा। आप क्योंकि इस वक्त जो दो पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं सारी चीज़ में, उसमें आप एक न्यूट्रल पार्टी हैं, लेकिन IPPs के मामले में सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे आता है। आपके दौर में IPPs का ये पूरा प्रोसेस शुरू हुआ था, जो अब हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हमारे कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचा चुके हैं। अगर सिर्फ मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊं तो खरबों से नीचे बात ही नहीं है कहीं पे भी, जो लुट चुकी है पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान का ख़जाना। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए शहजाद साहब, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आई थी 96 के अंदर, उस वक्त 93 के अंदर 3 के अंदर, उस वक्त बहुत बड़ा इशू था लोड शेडिंग। और जब आपके पास वक्त थोड़ा हो तो उस वक्त IPPs की तरफ गए थे, लेकिन इसके बावजूद कि 21,000 मेगावाट के मंसूबे MOU साइन किए गए थे और उसमें हमारे करीबी मुल्क में श्रीलंका वगैरह वो हमसे इससे महंगी बिजली खरीदने पे भी तैयार थे। तो मैं समझता हूँ कि वक्त की बात होती है। उसके बाद हमें बहुत सी दूसरे मंसूबों की तरफ जाना था, कोल की तरफ जाना था, विंड की तरफ जाना था, और पीपल्स पार्टी ये करती रही है। ये नहीं कि एक मंसूबा एक वक्त में था और फौरी तौर पे उसकी ज़रूरत थी। अगर आपने उसके बाद की किसी भी हुकूमत ने इसकी तरफ नहीं देखा तो ये मुजरिमाना गफलत उनकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो जब दोबारा हुकूमत आई थी तो हम फिर कोल की तरफ गए, हमने फिर उसके बाद विंड की तरफ गए। हम तो कोशिश करते रहे हैं, लेकिन इसको एक चीज़ को देखना है कि क्या इसके ऊपर पूरी रियासत की एक पॉलिसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बिजली ज़रूरत है, अब वो किन ज़राए से पैदा की जाएगी उसके ऊपर आपको कंसेंसस एवॉल्व करना है। जब आमरीतें आती हैं वो आइन तो तोड़ देती हैं बगैर अवाम की मर्जी से, लेकिन अगर कोई डैम बनाना हो
तो उस पर वो कहते हैं जी हम कंसेंसस इवॉल्व करेंगे और फिर करेंगे। क्या जरूरत नहीं थी कि 11 साल का दौर जनरल जिया का था, 10 साल का दौर जनरल मुशर्रफ का था, और ये मादर पिदर आजाद हुकूमतें थी, ये जाती बिजली के मंसूबों की तरफ, उधर तो ये किसी को जवाब दे नहीं थे, लेकिन उसमें ये नहीं आते हैं। बैरिस्टर साहब, आपने मुजरिमाना गफलत का लफ्ज यूज किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये लफ्ज आपने यूज किया, मैं इस पर वापस जरूर आऊंगा। मैंने सिर्फ इस टॉपिक से शुरू इसलिए किया ताकि आप थोड़ा सा वार्म अप हो जाएं, क्योंकि वापस इसी टॉपिक पे आना है, मेन स्टोरी ये है। लेकिन सबसे पहले मैं दानियाल चौधरी साहब आपकी जानिब आना चाहूंगा। शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं पेश होना चाहते नैब में? वो अगर लंदन से पाकिस्तान आ सकते हैं कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए, अपने कौम का साथ देने के लिए, तो वो अपने घर से चंद किलोमीटर दूर नैब के दफ्तर क्यों नहीं जा सकते? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको रियलाइज़ करने का कि शहबाज शरीफ साहब इज़ अ कैंसर सर्वाइवर, ही इज़ ऑलमोस्ट 70 और द एज इज़ नॉट ऑन ए साइड। अगर गॉड फॉरबिड ऐसी कोई चीज़ उनको तंग करती है या कोई उनको इशू पड़ जाता है, इसीलिए उनको इन्वेस्टिगेशन के प्रिलिमिनरी स्टेज पे उन्होंने जितने भी डॉक्यूमेंटेशन थी आज अपनी नैब को भिजवाई। उसमें 24 सफ़ों की ऊपर पूरी रिपोर्ट थी, उसमें उनका वीडियो लिंक का जो आईडी था वो है, और उन्होंने जो चीज़ें उनकी यादाश्त में थी और डॉक्यूमेंटेशन से सारे भिजवाए कि ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से उनको बुलाना ज़रूरी है, और इन तमाम इश्यूज़ को छोड़ के जो मुल्क में कोरोना चल रहा है, तमाम इश्यूज़ चल रहे हैं, उनको छोड़ के शहबाज शरीफ साहब हाजिर हो जाएं। देखिए, या तो हम उनके साथ उनकी चीज़ों को एड्रेस ना कर रहे हों, आंसर ना कर रहे हों, और बारला बड़ा रिपीटेडली एक चीज़ कही कि अगर उनको दोबारा ज़रूरत पड़ती है तो हम फिर भी हाजिर हैं, और जिस तरह वीडियो लिंक पे और जिस तरह कहेंगे, देखिए इट इज़ अबाउट क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग एंड वट एवर क्वेश्चन दे रिक्वायर, हम उनको आंसर करने के लिए तैयार है। लेकिन आज आपने बड़ी एक और चीज़ देखी कि विद इन मिनट्स आपको साथ ही नैब का एक और रिप्लाई आ गया जो उनको दोबारा तलब कर लिया गया। वो दोबारा तलब उन इस तरह चीज़ की गई जिस तरह दे ऑलरेडी न्यू और दे हैड एन आइडिया कि क्या जवाब आएगा, और हमने बगैर पढ़े बगैर कोई चीज़ को देखे उन्होंने फिर उनको तलब कर लिया। तो ये हुकूमत के बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये जो एज ब्रैकेट आप बता रहे हैं, इसको कंडेम करते हैं, जो आप एज ब्रैकेट बता रहे हैं, शहबाज साहब की 70 के करीब उनकी एज है, कैंसर सर्वाइवर हैं, वाकई वो हाइटेंड डेंजर लेवल पर हैं। अगर कोरोना को लें तो फिर वो क्यों बज़िद हैं कि 400 पार्लियामेंटेरियंस को एक कमरे में बिठा के इजलास करवा लिया जाए पार्लियामेंट का, वहां पर उनकी एज को और उनकी कैंसर रिकवरी को क्या हो जाता है? ये हमारी पार्टी का ये हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है कि देखिए, पार्लियामेंट और मस्जिद में बड़ा फ़र्क है। हम लॉ मेकिंग बॉडी हैं, हमने जितने भी लॉज हैं इन लोगों को इस मुश्किल टाइम में जो काम करना है, अगर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो सकती है, अगर तमाम आर्मी के ऑफिसर्स इकट्ठे बैठ के आगे अपना एक लाई अमल तय कर सकते हैं, तो सियासी जमातों के लीडर्स तो शहबाज शरीफ भी आके पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं ना, इसका मतलब तो शहबाज शरीफ भी पार्लियामेंट में आके बैठ सकते हैं, जहां 400 और मजीद लोग होंगे उस कमरे में। नैब की तहकीकात में आपने देखी होगी ना, एक फोटो भी आई थी, आपको याद होगा, हुसैन नवाज साहब की फोटो आई थी, अकेले बैठे हुए दूर एक बेंच के ऊपर, और वो जवाबात दे रहे हैं। सामने 3-4 बंदे अगर बैठे हैं 6 फुट के फासले पे या 12 फुट के फासले पे, उन्होंने मास्क पहने हुए हैं, तो 4 सवालों को जवाब देने में क्या जा रहा था? हमारा ये कुछ भी नहीं जा रहा था, लेकिन जरूरत क्या पड़ रही है कि जब आपको एक ऑल्टरनेटिव वे चीज आप उनको मुहैया कर रहे हैं, आप उनको डॉक्यूमेंटेशन दे रहे हैं, और आप कंपेयर कर रहे हैं पार्लियामेंट सेशन। तो पार्लियामेंट का भी तो वर्चुअल इजलास के ऑप्शन दे रहे हैं आपको, पार्लियामेंट का भी वर्चुअल इजलास के ऑप्शन दे रहे हैं आपको। पार्लियामेंट का देखिए, पार्लियामेंट का वर्चुअल इजलास भी होना चाहिए और सबको बुला के भी होना चाहिए, क्योंकि डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो लोगों पे, गरीबों के ऊपर गुजर रही है। आज तक देखिए, अभी आज से 5 साल तो वो वर्चुअली क्यों नहीं मिल सकती? ये वी आर इन द 21st सेंचुरी। अगर हम अपने आप को जो खतरा है उसको कम करने के लिए वर्चुअली मिल लेते हैं, तो उसमें क्या बड़ी बात है? पार्लियामेंट भी मिल सकती है, उसमें टेक्निकल फॉल्ट क्या है? बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन अगर देखिए इसमें चीज ये है कि द पार्लियामेंट, आप यू सी द एंटायर वर्ल्ड हाउ आर दे वर्किंग ऑन इट। ब्रिटानिया में जब इनिशियल स्टेजेस में हुआ, उन्होंने पार्लियामेंट ने सेशंस कॉल किए और उन्होंने अपने फायर फाइटिंग मेजर्स को स्ट्रांग किया, स्ट्रेंथन किया। इसी तरह जो लोग आ सकते हैं और जो लोग वहां होना चाहते हैं, और उनकी अगर आप नैब इनको शायद खकान अब्बासी को हमारे तो आप कह रहे हैं कि अगर कौमी असेंबली का प्रॉपर इजलास बुलाया जाता है तो शहबाज शरीफ साहब अटेंड नहीं करेंगे? इजलास
बताए ना, अगर देखिए, उनका that प्रॉपर is इजलास his बुला, जैसे कि decision आप for लोग later. मुतालबा कर रहे देखिए, हैं, that is- अगर इजलास बुला लिया जाता है वो आएंगे वर्चुअल इजलास देखिए, के that is- बजाय फिजिकल इजलास में? देखें, the opposition, देखें, what is important here is not Shehbaz Sharif himself. What is Of course important he is is. the opposition. वो opposition leader है. How are you saying he's not important? किसी भी कानून साजी में उनकी राय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देखिए, नहीं, हमारी पूरी, देखिए, दिस इज द डेमोक्रेसी इन द पार्टी, द एंटायर ऑपोजिशन ऑफ ठीक है, लेकिन आपकी ऑपोजिशन को हेड तो शहबाज शरीफ साहब करते हैं. और Yes, you are right, you are right. ऑपोजिशन की आवाज शहबाज शरीफ है, लेकिन शहबाज तो शरीफ उस आवाज को पूरी क्या नहीं होना पाकिस्तान चाहिए मुस्लिम लीग पार्लियामेंट की ऑपोजिशन में? नहीं क्या है? उस आवाज को जो पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए? वो आवाज शायद हकान अब्बासी उठाएंगे, वो साद रफीक उठाएंगे, वो ख्वाजा आसिफ उठाएंगे, वो तमाम लोग जिनकी हेल्थ इज मच बेटर, दे विल ऑल बी एडवोकेट्स ऑफ शहबाज शरीफ, दे विल ऑल बी एडवोकेट्स ऑफ द एंटायर कंट्री, द एंटायर. ठीक है, आफरीदी साहब मैं आपकी जानिब आना चाहूंगा. आफरीदी साहब मैं आपकी जानिब आना चाहूंगा. आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के कोई इम्कानात हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जैसे इन्होंने दानियाल साहब ने एक बात की है कि वहाँ पे कोरोना का ख़तरा है, उनकी एज इस तरह की है, तो मैं ये समझता हूँ कि जो SOPs इन्होंने बनाई है उस SOPs के थ्रू जा भी सकते हैं. और नैब जो है एक कौमी इदारा है और कौमी इदारे को इख्तियार है. साहब मैं कह रहा हूँ कि आपको लगता है कि क्या शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया जा सकता है? क्या अगर वो दोबारा नहीं पेश होते तो नैब को उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए या नहीं? आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो मैं कोई नैब का इदारा खुद तो नहीं चलाता, लेकिन नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, कौमी इदारा है, वो खुद फैसला कर सकती हैं और वो करती रही है. नैब ने तो कहा है कि कानूनी कार्रवाई हो सकती है. कानून एक इदारा आपको बुला रहा है, आप नहीं जा रहे तो उसके पास ऑप्शन है नैब के पास, वो आपको गिरफ्तार कर सकता है. आपको लगता है उनको गिरफ्तार होना चाहिए या नहीं? बड़ा सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे. देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जैसे शहबाज शरीफ साहब लंदन से आए हैं तो उनको जाना चाहिए. नैब जब बुला रही है तो जाना चाहिए. नैब, मैंने पहले भी ये बात की है कि नैब एक ऐसा इदारा है जो अभी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को भी बुला सकती है. प्राइम मिनिस्टर साहब को उन्होंने कॉल की थी हेलीकॉप्टर के केस पे. हमारे CM KP को उन्होंने बुलाया है, हलीम खान को उन्होंने बुलाया है. इस तरह के आई थिंक शहबाज शरीफ साहब को जाना चाहिए उनके पास. शेख रशीद साहब को कौन बताता है कि फिर कौन गिरफ्तार होने वाला है, कौन नहीं गिरफ्तार होने वाला? उनको कैसे पता लग जाती है हर बात? उनकी प्रेडिक्शन बहुत अच्छी है, शुरू से वही इसी तरह की प्रेडिक्शन करते रहते हैं. आपकी कोई प्रेडिक्शन है इस हवाले से तो वो भी बता दें. मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब, जैसे सवाल पहले आपने किया, शहबाज शरीफ साहब को जाना चाहिए. जब लंदन से आए हुए हैं तो इनको डेफिनेटली नैब में हाजिर होना चाहिए. अच्छा, आफरीदी साहब, ये कहा जा रहा है कि जो आटा चीनी की बहरान की तहकीकात हो रही थी वो नैब इसलिए कूद पड़ी है बीच में क्योंकि वो वज़ीर आज़म को बचाना चाहते हैं. नैब अगर किसी चीज़ में शामिल हो जाए तो फिर वो बात बहुत लंबी खिंच जाती है, फैसले बहुत देर में आते हैं, तो एक तरह से वज़ीर आज़म को बचाने के मुतरादिफ हो गई. ऑपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी आपको भी पता है कि 25 तारीख को उसकी रिपोर्ट आएगी. आ रही है, पक्की बात है. नहीं, आप कंफर्म कर रहे हैं कि 25 तारीख को रिपोर्ट आ जाएगी? कहा जा रहा है कि अब 25 तारीख से आगे भी बात जा सकती है. तो अगर आगे जाएगी तो अभी बहुत अर्ली है इसके बारे में हम अगर कोई इस तरह की बात कर लें. 3 दिन रह गए सर, 22 तारीख है, 25 तारीख 3 दिन बाद है. आई थिंक इट्स वेरी ऑप्टिमम टाइम टू आस्क दिस क्वेश्चंस कि डिले तो नहीं होने वाली रिपोर्ट. नहीं, आई थिंक क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इस चीज़ के ऊपर बहुत कीन है और इस चीज़ के ऊपर PTI का एक ये स्टैंड भी है कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कितने भी करीब हो, चाहे वो जिस तरह की भी हो. जैसे अभी हम एक ऑर्डिनेंस लेके आए हैं कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है उसको हम नहीं छोड़ेंगे और वो ऑर्डिनेंस आ भी चुका है. और इस तरह अगर ये वाली रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2-3 दिन तक आ जाएगी. जैसे आफरीदी साहब, सवाल तो ये है कि किस को पकड़ेंगे? जो नाम सामने आ रहे हैं, जो नाम सामने आ रहे हैं, सवाल तो यही बनता है कि किस को आप पकड़ेंगे. इस पर बात करते हैं. छोटी सी ब्रेक मुझे लेनी है. ब्रेक के बाद वापस आके जो तहकीकाती कमीशन बनाए गए हैं, चाहे वो बिजली को लेकर हो, चाहे वो आटा चीनी को लेकर हो, उस पर क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, ये डिस्कस करेंगे. वेरी इंटरेस्टिंग, हमारे साथ रहेगा.
वेलकम बैक। 25 तारीख को रिपोर्ट आनी है आटा और चीनी बहरान की, और साथ साथ तहकीकात और रिपोर्ट पब्लिक करने का भी कह दिया गया है। जो पावर सेक्टर में घपले हुए हैं, जो IPPs ने, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स ने बहुत सारी इलीगली प्रॉफिट्स कमाए हैं और उसके बाद हुकूमत को धमकाते भी रहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने के लिए। तो सबसे पहले बताइएगा अफरीदी साहब, क्या वाकई अब ये रिपोर्ट मंजर आम पर आ जाएंगी? क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबीज़ हैं जो इन रिपोर्ट्स को रुकवाना चाह रही हैं, जिनमें बहुत सारे आप ही के लोग शामिल हैं PTI के। देखें, आप IPPs की बात कर रहे हैं ना? जी सर, साथ में आटा और चीनी की भी बात कर रहा हूँ मैं, उसकी भी रिपोर्ट आने वाली है। देखें, वो आटा और चीनी वाली बात तो मैंने पहले भी शहजाद साहब को बताई है कि ये कुछ दिनों के बाद रिपोर्ट तो आ जाएगी। हमें बेसिकली जानना क्या है, हमें तो ये जानना है कि क्या जो ये आटा और चीनी की चोरी की बात हो रही है, क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसके ऊपर एक्शन लिया है कि नहीं लिया। कि हमें तो सबसे पहले ये देखना है। अगर उसके ऊपर एक्शन लिया है और आ रहा है, चाहे वो रिपोर्ट 25 को आए, देखें चाहे वो रिपोर्ट 25 को आए, 30 को आए, लेकिन अफरीदी साहब, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे 25 को रिपोर्ट आएगी और उसमें नाम आ जाएंगे कि ये लोग जिम्मेदार हैं और उनको सजाएं हो जाएंगी और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएंगे और उनको जेल में भेज दिया जाएगा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि नहीं, अब नैब भी तहकीकात करेगी, आप भी एक तहकीकात करेंगे। इस चीज को बड़े कंफ्यूजिंग बनाया जा रहा है। तो क्यों आप ये दो पैरेलल तहकीकात क्यों हो रही हैं? और किसकी रिपोर्ट मानी जाएगी? नैब की मानी जाएगी, वजीर आजम की मानी जाएगी? देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये तो मैं कहता हूँ कि ये वादा किया है कौम से, और मैं भी आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर उसमें किसी तरह की भी चोरी आए, जो भी हो उसमें, तो मैं आपसे ये वादा करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब अगर आए की बात है ना, आप लोग तो आने नहीं दे रहे उसे। आपने एक तहकीकात का अनाउंस किया, वजीर आजम ने, और नैब ने भी एक तहकीकात का अनाउंस कर दिया है। अगर नैब से पहले वजीर आजम अपनी तहकीकात के रिजल्ट दे देते हैं तो नैब की इन्वेस्टिगेशन जो है उस पर असर पड़ेगा। अगर नैब सोली करती है तो फिर 25 तारीख को आप लोग रिपोर्ट नहीं दे सकते जो वजीर आजम ने वादा किया हुआ है। किस तरफ जाना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि नैब क्या है। नैब तो एक कौमी इदारा है, चाहे वो कोई भी इदारा इसकी इन्वेस्टिगेशन करे, उसको तो हम मना नहीं करते, ना हमने उनको कहा है कि आप ना हैं या आप करें इसके ऊपर। ये तो एक ऐसा है। ठीक है बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर आमिर हसन, आपकी जानिब आना चाह रहा हूं, चाहे कोई भी। ठीक है बैरिस्टर साहब, आप किस तरह देखते हैं ये जो अभी कहा जा रहा है कि रिपोर्ट पब्लिक कर देनी चाहिए, पावर सेक्टर वाली भी और आटा और चीनी वाली भी? क्या आपको यकीन है ये रिपोर्ट्स वाकई पब्लिक हो जाएंगी? क्या आप इमरान खान साहब को क्रेडिट देना चाहते हैं एटलीस्ट कोशिश करने की इसके लिए? देखिए, इमरान खान साहब को क्रेडिट कौन सा, अगर तो मियां साहब के खिलाफ जो सारा आया था मामला, वो क्या उनकी हुकूमत लेके आई थी? और अब भी सारी चीज़ें खुद से, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि ये लीक हो गई थी रिपोर्ट, और जब रिपोर्ट लीक हो जाती है तो फिर तो अब उनका कोई उसके ऊपर कंट्रोल नहीं था, तो अब वो रोक तो सकते नहीं थे उसे। दूसरी बात ये है कि मेरा हमेशा से ये पावर सेक्टर की रिपोर्ट तो लीक नहीं हुई, पावर सेक्टर की रिपोर्ट पे भी मंजूरी उन्होंने दे दी है। लेके आए लेकिन देखें शहजाद साहब, क्या ये वजीर आजम ने लेके आनी है? मुल्क है, मुल्क के अंदर इदारे हैं, इदारों ने अपना अपना काम करना है। आज तक नहीं किया ना इदारों ने काम, आज तक इदारों ने काम नहीं किया। हुकूमत का काम होता है किसी भी रिपोर्ट को पब्लिक करना। ना आपकी हुकूमत ने कोई भी रिपोर्ट पब्लिक की, ना नून लीग की हुकूमत ने कोई भी रिपोर्ट पब्लिक की। आप हमीदुर रहमान कमीशन से पीछे से भी शुरू हो जाएं तो आज तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। तखार चौधरी बैठा होता था, हमारे मिनिस्टर्स, आप तो रिलीज नहीं करते थे ना, आप तो रिलीज नहीं करते थे, आप मीडिया के सामने तो नहीं लेके आते थे। होती नहीं थी, हमारी कौन सी रिपोर्ट थी जिसे इतना क्रेडिट तो दे देना पीटीआई को बैरिस्टर साहब, कम से कम 2 रिपोर्ट्स उन्होंने कहा तो है वो पब्लिक कर देंगे। इल्जाम ना लगाएं शहजाद साहब, मुझे रिपोर्ट नहीं, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं कह रहा हूं हुकूमत ने, फलां हुकूमत ने उसकी रिपोर्ट छुपाई है, मुझे वो बताएं। देखिए, सिर्फ ऐसे खेलना, आप इमरान खान साहब को क्यों क्रेडिट देना चाह रहे हैं? आपको याद है अमेरिकियों ने बमबारी की थी हमारे चेक पोस्ट के ऊपर, हमारे 26 फौजी मारे गए थे, उसकी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। फिर उसके बाद जब उसामा बिन लादेन वाला केस हुआ था, उसकी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। वो रिपोर्ट लेके आए थे, कहां गई? पब्लिक क्यों नहीं हुई? वो पब्लिक क्यों नहीं हुई? पूछें, वो उन्होंने करनी थी। नहीं, हुकूमत ने करनी होती है, जस्टिस जावेद इकबाल खुद नहीं कर सकते, हुकूमत ने करनी होती है। आपकी हुकूमत ने नहीं की। नहीं भाई, उन्होंने पेश ही नहीं की हमें।
दूसरी बात ये है, आप मांग लेते, देखें शहजाद आप मांग लेते, साहब, आपकी आज- हुकूमत थी, आप अच्छा, कहते भाई हमने रिपोर्ट कहा था लाने अच्छा को, जी, क्यों हम नहीं आई तो बड़े रिपोर्ट? बुरे थे यार, हमने तो भुगत लिया ना, तो आए हैं बड़े नहीं वैसे अभी पाक अभी अभी दामन पूरा लोग नहीं ना। भुगता आपने, अब इनकी अभी पूरा बात नहीं करें भुगता, ना। अभी आईपीपीस की रिपोर्ट आनी है सर, आईपीपीस की रिपोर्ट आएगी और मैं आपको फांसी बताता लगा हूं कि दें, क्या 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 आप कुछ सामने आ शहजाद चुका है साहब अभी हमें तक। फांसी लगा दें, आपकी कोई दिल की 16 ख्वाहिश है? आईपीपीस ने अभी हमने भुगता 50 ही नहीं अरब है। 80 जो करोड़ रुपए बेकार की है, जिसको सरमायाकारी तो करके बेगुनाह आपने फांसी पे लटका 415 दिया। अरब रुपए आसिफ अली मुनाफा जरदारी कमाया। को बेगुनाह 6 इतने साल कंपनियों ने जेल में सालाना रखा। और 60 आप क्या से चाहते 79%, हैं? इसके जबकि अलावा आप 4 क्या ने चाहते हैं? 40% तक मुनाफा आपको कमाया। इमरान खान की इतनी 11 पता नहीं सपोर्ट कितने है ट्रिलियन कि आप रुपीस इमरान आप लोग खा खान गए। के लिए इसका हिसाब होना है आप सर, झूठे इसका तमाशों हिसाब पे होना लगा है, रहे हैं। इसका हिसाब होना है सर, कम करना से है कम उनको एहतसाब क्रेडिट तो दे हमारा। दें, कम से कम उनको किसने क्रेडिट करना तो है दे दें, वो एहतसाब? रिपोर्ट सामने लाना चाह रहे हैं। अब मुझे बात करने दें जी शहजाद सर। साहब, ये अगर तो बात का ये तरीकाकार है कि आपके सवाल खत्म ना हो और मेरा जवाब आए भी ना, तो फिर आप और अगर अकेले आपके प्रोग्राम करें डॉक्टर शाहिद चले मसूद आप साहब बात की मुकम्मल तरह, करें, वैसे आपका जिसमें जवाब भी जाके खत्म अपनी नहीं होता था, तो गपशप मुझे सुना बटन के करना चले पड़ता है जाएं। थोड़ा बहुत। आप अपना ही नैरेटिव सुनाएं। अगर आपका नहीं काम नहीं सुनाए सवाल करना बैरिस्टर है, मेरा साहब, जवाब मुझे बैरिस्टर जवाब साहब देने दें। देखें, बैरिस्टर साहब देखें, ये लॉकडाउन में रहते हुए थोड़ी सी हम लोग हो जाते हैं जरा इरिटेबल, लेकिन आपने माइंड नहीं करना, बस आप बताएं, अपनी बात करें। लेकिन आप इतने इरिटेट ना करें कि बात नहीं ही ना सुने मैं तो हमारी, लॉकडाउन में हुई नहीं अपनी ना, मैं मर्जी तो की मेरी तो सुनाती रूटीन जाएं। वैसी चल रही लाइफ। आप तो हैं ना, आप ही हो रहे हैं इस वक्त। बात ये है, चलें। आपने कहा कि इमरान खान की तारीफ करी, क्रेडिट दूं, मैंने नहीं दिया तो आप मेरे पे शुरू हो गए चढ़ दौड़ा। आपने नहीं आपने कहा कि कौन सी रिपोर्ट हमने नहीं पेश की, मैंने सिर्फ वो रिपोर्ट्स गिनवा दी आपको, क्या आपने ये भी नहीं पेश की, आपने वो भी नहीं आज पेश का की। मौजू महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट तो नहीं था यार। आज का जो मौजू है इस पे मुझे बात करने दे, पहले भी नहीं आपने करने दी, मुझे आज पे बात ही नहीं करने दे रहे आप। नहीं करें ना सर, करें सर, पहली रिपोर्ट बात आने ये वाली है है, मैं उसी के कि बारे में अगर बात करना चाह रहा इमरान हूं ना। खान साहब ये रिपोर्ट्स तो अभी आएंगी जहांगीर तरीन के बारे में या खुसरो बख्तियार के बारे में जो आ रही हैं, उन्हें किसने बनाया? जहांगीर तरीन डिस्क्वालीफाई थे, उन्हें 18 महीने तक स्याह सफेद का मालिक किसने बनाया? डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर किसने बनाया? आटे और चीनी के अंदर किसने लगाए? अगर आप कहते हैं कि फिर भी हम इमरान खान को क्रेडिट दें इस बात का कि उन्होंने जहांगीर तरीन को पाकिस्तान के अवाम को लूटने के लिए ऊपर बिठा दिया, खुसरो बख्तियार ने पहले फूड सिक्योरिटी के अंदर लूटा, अब उन्हें इकोनॉमिक अफेयर्स की मिनिस्ट्री दे दी, इसके करें। अलीम खान करप्ट साबित हुए, फिर उनसे चेक लिया, उन्हें मिनिस्ट्री दी। इस चीज पे मैं इमरान खान को तारीफ करूं? देखिए बस करें, मैं समझता हूं मुल्क के अंदर इदारे हैं, एहतसाबी इदारे एहतसाब करें, अदालतें सजाएं दें। आपका काम तज्जिया करना है, हमारा काम सियासत करना है। हर इदारा अपना अपना काम करे। इमरान खान का काम एहतसाब करना नहीं है। ठीक है। इमरान खान का काम इस वक्त मुल्क के अंदर जो ग्लोबल पेंडेमिक है उसके खिलाफ इत्तफाक़े राय पैदा बिल्कुल करना है। वो उस पे आ रहा हूं दानियल साहब, वैसे साहब मैं उस पे आ रहा हूं, कॉर्बेट पे भी आएंगे, हम कोरोना पे भी बात करेंगे। सिंध हुकूमत ने बहुत अच्छे इकदाम किए हैं, वो करें। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, के हल की तरफ निकले। बिल्कुल दानियल साहब, काम है सजा देना, अदालतों का काम है, दोनों को उनके काम करने दें। दानियल साहब मैं आपको शामिल करना चाह रहा हूं, नैब आटे और चीनी बहरान की तहकीकात करे तो मुस्लिम लीग नून को वो क्यों नहीं कबूल है, बस ये बता दें। आप लोगों ने इस पे भी एतराज कर दिया कि नैब क्यों तहकीकात कर रहा है। पहले मैं कॉम्प्लीमेंट करूं, मैं आपके शो को कॉम्प्लीमेंट कर दूं कि मैं पूरे हफ्ते में ये पहला शो है जिसमें इतनी बाउंसर्स और इतनी यॉर्कर्स आई हैं कि सारों को आपने, बट आई थिंक इट शुड बी लाइक दैट, वी आर एट टास्क एंड यू शुड आस्क अस क्वेश्चंस जहां से लोगों को चीजें क्लियर हों, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेल होस्टेड प्रोग्राम। देखिए हम पहले एक से खाली एक बात कर दें, यहाँ हम स्कैंडल्स की बात कर रहे थे, आटा और चीनी की। शहजाद साहब यहाँ इससे पहले एक मालम जबा स्कैंडल भी था, इससे पहले एक फार्मास्यूटिकल की जो कीमतों की जो प्राइसेस इंक्रीज के ऊपर था वो स्कैंडल भी आपके सामने आया। फिर जस्टिस वजुद्दीन की एक रिपोर्ट भी आई, एक बीआरटी का भी स्कैंडल और उसकी भी रिपोर्ट आई। आपने इन तमाम चीजों में क्या देखा शहजाद साहब? आपने देखा कि गवर्नमेंट, ये आपकी हुकूमत, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब लोगों की आंखों में धूल झोंकने के अलावा कुछ नहीं करते। लोग रिप्लेस करते हैं, जो बंदे तब रिप्लेस किए थे उनको अब प्लेस कर दिया है, और जिनको कुछ सूबों से रिप्लेस किया था उनको आपने यहां कॉम्प्लीमेंट कर दिया है। आप क्या जस्टिस की बात करते हैं? जिन लोगों को आपने, जिन रिपोर्ट जिनको कसूरवार कह रही थी, आपने उनको सीनियर मिनिस्ट्रीज दे दी, आपने उनको फाइनेंस और मिनिस्ट्रियों से हटा के और मिनिस्ट्रियों पे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जिस बंदे को कहा था कि उसने पहले ही मॉरली भी और अदर करप्शन की बातें की थी, उसको आपने एक इदारे का हेड लगा दिया और फिर आपने कहा
ताकि वो उस चीज की इन्वेस्टिगेशन करे। देखें, आप इन तमाम चीजों में एक रिपोर्ट जब आई थी, उस रिपोर्ट में क्या चीज रिपीटेडली थी? ये तमाम अप्रूवल्स किसने दी? वो एक नाम था, वो पीटीआई। किस फेडरल में किसकी हुकूमत थी? पीटीआई। वो पंजाब में होल्ड दैट थॉट दानियल साहब, चीफ मिनिस्टर, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना पड़ेगा। एक छोटी सी ब्रेक मुझे लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आके आप ही के पास आ रहा हूं। दानियल साहब ब्रेक लेने थे मुझे, ब्रेक लेने के बाद वापस आपके पास से आ रहा हूं। थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मुल्क में काफ़ी कंफ्यूजन है। लॉकडाउन में नरमी करनी चाहिए, लॉकडाउन में सख्ती करनी चाहिए। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि लॉकडाउन को मजीद सख्त कर देना चाहिए। कुछ डॉक्टर्स ने आज हुकूमत को कुछ तजावीज़ भी भेजी हैं और उनका कहना है कि अभी हालात मजीद ख़राब होने वाले हैं। दूसरी जगहों पर अगर आप देखें, आप लाहौर में बाहर निकल जाएँ, पेशावर में बाहर निकल जाएँ, लोग सड़कों पर मौजूद हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। हुकूमत भी कुछ मिक्स मैसेजेस दे रही है। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा दानियल चौधरी साहब। आप पहले कुछ कह रहे थे, जब हमने ब्रेक ली थी, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें और उसके बाद मैं आपसे इस इशू पर भी बात साहब मैं बिल्कुल एक बात ऐड करूंगा कि देखिए, इन तमाम चीज़ों का फिर कल्प्रिट कौन है? इस तमाम चीज़ों का जो सारा बीआरटी और ये तमाम जो इश्यूज चल रहे हैं, शुगर माफिया से लेकर, और ये हुकूमत खुद है। और इमरान खान जब अपने आप दाएं और बाएं साइड पे अपने इन्वेस्टर्स बैठाते हैं और अनड्यू फेवर्स लेते हैं, तो फिर उस तरह की चीज़ें लेते हैं। और तभी एहतजाज बाजवा साहब जैसे जो एडिशनल डायरेक्टर, जिनका नाम अभी आया कि उनको वो आगे रिपोर्ट्स दे रहे थे, ऐसे लोग भी आते हैं जब ये उनके अपने लगाए हुए बंदे, अपने लगाए हुए मिनिस्टर्स, और ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी ना, इनसे कुछ छुपी हुई है। हमारे अगर हम बात करते हैं इदारों की, देखिए शाहिद हकान अब्बासी को जिस केस में उन्होंने 90 दिन पकड़ी रखा, आज आपको बीआरटी उसका एलएनजी का जो कॉस्ट है, आपको जो इंटरनेशनल कॉस्ट है उससे कई गुना कम पड़ी है। जो आपको अगर लोकल एक्सट्रैक्शन करते, हमारे कतर के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से $3.3 MMBTU पड़ी है, लेकिन उसका आपने इनको क्या फायदा दिया कि आपको जेल में डाल दिया? मैं बात करना चाह रहा था, हकीकत सामने लेके आनी है। मैं बात करना चाह रहा था कोरोना के ऊपर, देखिए अगर आपने बहुत इंपॉर्टेंट इशू ये बना हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ आफरीदी साहब ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप लोग ऑपोजिशन में होते थे, एक मिनट में आ रहा हूँ आपके पास दानिश साहब, मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास, बस आफरीदी साहब के पास ये आपका पॉइंट लेके जा रहा हूँ। जो आपने कहा कि जब आप ऑपोजिशन में होते थे आफरीदी साहब, आप लोग कहते थे कि कोई भी मिनिस्टर अगर अपनी पोजीशन पर होगा तो उसके खिलाफ तहकीकात कैसे हो सकती है, उसको रिजाइन करना चाहिए। आपके 3 मिनिस्टर्स का नाम सामने आ रहा है दोनों स्कैंडल्स के अंदर, और कहा जा रहा है कि उन्हीं के अफराद उस तहकीकाती कमीशन में भी बैठे हुए हैं जो उनको रिपोर्ट सारी भिजवा रहे हैं। आज एक साहब का जिन्होंने दानियाल साहब ने नाम भी लिया। तो ऐसी सूरत हाल में क्या ऐसा सही नहीं होता कि आप अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब को और उनके अलावा जिन जिन के नाम आए उनको कहते हैं कि जी आप रिजाइन करें, और जब तक आपके खिलाफ तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती, रिजल्ट नहीं आ जाता, आप वापस इस पर काम ना करें? आफरीदी साहब देखिए, सबसे पहले तो मैं दानियाल साहब को मैं बताना चाह रहा हूँ एक चीज़। इन्होंने एक बात की है कि गवर्नमेंट जो है वो रिपोर्ट के बारे में, तो देखें किसने कहा है कि रिपोर्ट बनाए, किसने तहकीकात का बोला? प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है ना। तो प्राइम मिनिस्टर साहब तो इस चीज़ के ऊपर है कि जो चोर हैं उनको पकड़ें, उसके लिए कमेटी बनाई। उनको तो आपने दूसरी मिनिस्ट्रियां दे दी, आपने तो खुसरो बख्तियार साहब को तो फाइनेंस की मिनिस्ट्री दे दी। कहा जा रहा है कि उन्होंने शायद उनको वो मुलव्विस है किसी चीज में और उनको मजीद एक लुक्रेटिव आपने मिनिस्ट्री दे दी है। तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए उनके खिलाफ कैसे कोई तहकीकात करेगा जब वो मुशीर खजाना है? आप शाहिद वाली बात कर रहे हैं ना कि शायद उनके ऊपर तहकीकात है, शायद उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है। ये शायद वाली बात नहीं होती। ये जब रिपोर्ट आएगी इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद आप खुद देख लेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने तहकीकात का किसने बोला? प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है ना। चले ठीक है, वेरी फास्ट हम जरा कोरोना पे बात कर लेते हैं। आफरीदी दानियल चौधरी साहब, आपकी क्या पॉलिसी होगी अगर ये कोरोना को देख के सारे, आप लॉकडाउन को प्रेफर करते हैं, आप लॉकडाउन में नरमी को प्रेफर करते हैं, किस तरफ आप देख रहे हैं सूरत-ए-हाल को जाते हुए? वेरी क्विकली, वी हैव 3 मिनट्स। देखिए पहले मैं एक चीज बताऊं कि हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस, पहले बोलते हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए, फिर कहते हैं नहीं होना चाहिए, फिर कहते हैं सख्त होना चाहिए, फिर इनका एक मिनिस्टर आके सिंध की स्ट्रैटेजी को आके खराब करता है। अभी तक 2 महीने गुजरने लगे हैं। आप अपने एंकर से, आप तमाम पाकिस्तान के लोगों से पूछे किस किस को आज तक पैसे मिले। इनके अगर ऊपर रहता तो आज लोग भूख और उससे मर जाते, क्योंकि कोई राशन कोई कुछ नहीं पहुंचा। ये आप और मेरे जैसे लोगों ने जो अल्लाह ताला से माफी मांगते हैं, अपनी रब की राह में लोग दे रहे हैं और लोग इनके रिज्क पूरा कर रहे हैं। हुकूमत की आज
भी स्ट्रैटेजी नहीं है, और वो स्ट्रैटेजी नहीं है, ये मैं नहीं और आप नहीं कह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रहा है, जो उनको कोविड-19 के ऊपर जो उन्होंने पूरा अपना तरीका और जो अमल है उसको कहा कि बहुत फ्लॉड है। अभी तक उन्होंने मैसिव टेस्टिंग की तरफ नहीं गए। जब तक आप मैसिव टेस्टिंग की तरफ नहीं जाएंगे तो आप लॉकडाउन के अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है? कारोबार बंद हो रहे हैं। मैं बताऊं, ये हमारे ऊपर आजमाइश है और इंशाल्लाह हम इस पे पूरा उतर जाएंगे, लेकिन जो इसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जो इकोनॉमिक हमारे पे रिपरकशंस होंगे, वो इस हुकूमत को खा जाएगी और ये हुकूमत कभी नहीं जा सकती। और अगर बैरिस्टर साहब आपकी जा रहा चाहूंगा, आमिर हसन साहब, बचाना है तो तमाम पार्टीज को, ऑपोजिशन को साथ लेके चलेंगे। दैट इज द ओनली वे वी कैन गो फॉरवर्ड। चलिए ठीक है, आमिर हसन साहब, आप किस तरह समझते हैं, क्या मजीद सख्ती होनी चाहिए लॉकडाउन में? आप लोगों ने 182 इंडस्ट्रीज को काम करने की इजाज़त भी दे दी है, कराची में बहुत सारी फैक्ट्रीज को खुलने की इजाज़त भी दे दी है, जिसके बाद केसेस में बहुत ज़्यादा स्पाइक भी देखने में आ रहा है। आपको लगता है वापस लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा, मसाजिद में इज्तिमात को कम करना पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत की पॉलिसीज अगर ना होती तो पूरे पाकिस्तान को पता नहीं था कि इस कोरोना के खिलाफ हमें किस तरह काम करना है। प्राइम मिनिस्टर कंफ्यूज रहे, उनकी कैबिनेट में कंफ्यूज रहे, और ये जो आपकी मिनिस्ट्री है हेल्थ की, उसके बारे में तो बता दिया सुप्रीम कोर्ट ने, एडवाइज़र के बारे में भी और मिनिस्टर के बारे में भी। मैं समझता हूँ अगर मुराद अली शाह एक चीफ एग्जीक्यूटिव है पूरे पाकिस्तान में, अगर वो ना हो तो मुझे बताएं कि हुकूमत को क्या काम करना है, कैसे करना है, क्या पॉलिसीज होनी है, किसी को कुछ पता ना चले। हम वही बात कर रहे हैं जो सिंध हुकूमत करती है। हम इस हुकूमत से गुजारिश करते हैं, हमने लॉकडाउन के बारे में कही, हम अपने टाइम के ऊपर अगर बॉर्डर्स को ठीक तरीके से सील करते, सही क्वारंटीन होता, सही तरीके से आगे बढ़ते। हमारे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया बैरिस्टर साहब, आप मजीद लॉकडाउन को प्रेफर कर रहे हैं? आप मजीद लॉकडाउन को प्रेफर कर रहे हैं या नरमी में? पहले इसमें शहजाद साहब एक बात तो इनसे पूछे ना कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कितने पैसे दिए इसके लिए, कोरोना के लिए? हमने कहा था कि तमाम मजहबी रहनुमाओं के साथ मुशावरत करें, हमने किया, और कराची के अंदर, सिंध के अंदर तमाम उलमा के साथ। अगर काबातुल्लाह के अंदर नमाज नहीं हो रही, मस्जिद नबवी बंद करनी पड़ी, तो ये तो सारी मसाजिद जो हैं ये शबीहे हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है बैरिस्टर साहब। से आगे अफरीदी साहब, यही पॉइंट आपकी तरफ लेके आना चाह रहा हूँ। लास्ट मिनट है बैरिस्टर साहब, मुझे इजाजत दीजिए। आपने साहब से मैं ये पॉइंट ले रहा हूं, जब काबा में नमाज नहीं हो रही, जब मस्जिद नबी में नमाज नहीं हो रही, तो यहाँ पे आप क्यों बज़िद हैं कि मस्जिद खोली जाए, इज्तिमात हो वहां पर? देखें, मस्जिद जो है, मस्जिद में एक जो SOPs के लिए हमने बता दिया है कि 6 फुट के फासले के ऊपर वो इतनी ही मिकदार में लोग नमाज पढ़ सकते हैं कि वो अपनी डिस्टेंस उस तरह रख दे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि कोरोना वाली बात आपने की, कोरोना के लिए देखें प्राइम मिनिस्टर साहब ने 144 अरब रुपए दे दिए हैं। आफरीदी साहब बहुत माजरत के साथ, आई एम आउट ऑफ टाइम। सेनेटर मिर्जा आफरीदी साहब, दानियाल चौधरी साहब, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आप सब ने वक्त निकाला और इस अहम इशू पर आके अपनी राय दी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। शहजाद हसन को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।